नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उठाया ऐतिहासिक कदम। दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। वन रैंक वन पेंशन योजना में किया संशोधन। 25 लाख से अधिक सैनिक पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कोरोना की आसत्र आपदा से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सतर्क। दिल्ली में प्रधानमंत्री और लखनऊ में मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठकें। और उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 जवानों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जताया गहरा दुख। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब तोहफा दिया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों में उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर होने वाला 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। इससे 25 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन। और अब बात कोरोना की।
चीन सहित कुछ देशों में कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए भारत में अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करके स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उधर महामारी को काबू में रखने के लिए राज्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं। इस बीच लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर की गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। इसमें आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नए साल और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 के लिए एक नई सलाह जारी कर सकता है। इस बीच चीन सहित कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में टीकाकरण को गति देने के लिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवैक को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसे शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है वे इसे एहतियाती डोज के रूप में ले सकेंगे। चीन सहित अन्य देशों में कहर बरपा रहे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों ने भारत में इसके प्रसार को लेकर सतर्क रहने को कहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर बहुत तेज सांस चल रही है या सांस लेते में तेज आवाज आ रही है, फीवर 104-105 से ऊपर जा रहा है, ओरल इंटेक नहीं है, यूरिन आउटपुट कम है, तो जनरल ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन ने जो सबसे छोटे बेबीज हैं जो लेस देन 1 ईयर में, उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स प्रोड्यूस करें, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका आपने ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है किसी और वायरस और इस वायरस में। कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए राष्ट्र स्तर पर तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल का दौरा करेंगे। राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद दक्षिण एशिया में आता है। उसके बाद कोरोना 20 से 35 दिन में भारत आ जाता है। कोविड से बचाव के लिए शनिवार से सभी हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका खर्च खुद उठाएगा। पिछले 8 महीनों में भारत में मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। पॉजिटिविटी सिर्फ 0.14% है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 8 राज्यों में कोई सक्रिय मामले नहीं हैं। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। कोविड-19 के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें भी तत्परता के साथ काम कर रही हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज सेंटर का निरीक्षण किया और उन सभी को डोज देने के आदेश दिए जिन्हें बूस्टर डोज नहीं मिली है। इसी तरह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर यात्री मास्क पहने नजर आए और हवाई अड्डे पर यात्रियों का कोविड टेस्ट भी किया गया। हरियाणा के सभी अस्पतालों में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब मास्क पहनकर ड्यूटी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पीजीआई में मरीजों की तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल के मौके पर वृंदावन मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के लिए नई कोविड एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही राज्यों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को भी विस्तार दिया जा रहा है। हम लोग के यहाँ सारे लोग ट्यून अप हैं काम करने के लिए, कोविड से सामना करने के लिए। जैसे ही कोई केस अगर आता है उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल भी रखा था। अरे यहाँ सारी चीजें चुस्त दुरुस्त हैं। हम अभी 900 पेशेंट को रिसीव करने का हिसाब से तैयार है और अपने पास टोटल 17 किलोलीटर के ऑक्सीजन कैपेसिटी का टैंकर है जो चालू है, वर्किंग कंडीशन में है। और मंडे से हम लोग स्टेम सेल बिल्डिंग में अपना ओपीडी चालू करने वाले हैं। जम्मू के एक स्कूल में भी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के अन्य लोगों को भी मास्क पहनने को कहा गया है। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव में मास्क सबसे कारगर हथियार है और स्वास्थ्य विभाग इसे अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की सलाह दे रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज व जिला स्तर के अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं और जन शिकायतों का मेरिट आधारित त्वरित समाधान पर बल देते हुए कोविड से बचाव की तैयारियों, शीतलहर में आम जन को अधिकाधिक राहत उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि है। शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। IGRS व CM हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरे हैं। इसके प्रकरण लंबित न रहें, इनकी हर कार्यकाल में सतत समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व कर्मचारी जन समस्याओं के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दें। आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। ये ध्यान रखें कि आपका आचरण आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास का आधार बनता है। जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन की श्रेष्ठता का मानक है। उत्तरी सिक्किम के जेमा में एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। सेना ने बताया कि चटन से थंगू जा रहे सेना के 3 वाहनों के काफिले में शामिल एक ट्रक एक मोड़ पर स्थित खड़ी ढलान पर फिसल गया। घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में घायल हुए 4 सैनिकों को हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया गया। इनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में जिन सेना कर्मियों की मृत्यु हुई है उनमें 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि सिक्किम में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के बहादुर जवानों की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हैं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट संदेश में कहा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।
और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कर्म और ज्ञान नामक पुस्तक भी भेंट की। अगली खबर वाराणसी से है। वाराणसी में काशी कुंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने काशी कुंभ अधिवेशन का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने काशी का विकास किया है। वहीं कार्यक्रम से अलग मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत और देशवासियों के लिए गर्व की बात है और भारत को विकसित भारत बनाने में भी यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 55 शहरों में 200 इवेंट आयोजित होंगे जिसमें बनारस भी शामिल है। 2023 में भारत का विश्व मानचित्र पर जो नाम होगा, विश्व मानचित्र पर जो नक्शा आएगा, वो मुझे लगता है कि अमृतकाल का बहुत बड़ा काम होने वाला है। भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। करीब 55 शहरों में 200 इवेंट होंगे। काशी में भी इवेंट होगा। और समाचारों में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश में कल किसान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान उत्पादक संगठन को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले 5 किसान उत्पादक संगठनों को पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर देश को मजबूत करना है तो कृषि और किसानों को मजबूत करना होगा। कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार हुआ है जब किसान देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से योजनाएं अन्नदाता किसानों तक पहुंच पाई हैं। खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग होते हुए भी हमने विगत 8 वर्षों में देखा है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 51,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। विगत 5.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर चाहे वह धान हो, गेहूं हो,
मार्ग इन सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड मात्रा में क्रय केंद्रों के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के अन्नदाता किसानों से सीधे क्रय करने का कार्य जहां उनके उत्पाद को किया गया, वहीं उन्हें एमएसपी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य भी किया गया। और जैसे यहां पर कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 1,84,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया, बल्कि जब तक किसान के खेत में गन्ना का एक भी डंठल होगा तब तक चीनी मिलें चलेगी। इस विश्वास के साथ प्रदेश के अंदर सभी 119 चीनी मिलों को चलाया गया। वहीं संत कबीर नगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसान और समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों को सम्मान निधि, उन्नतशील बीज और उपकरण समय समय पर सब्सिडी के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान उन्नति की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती की जरूरत है। अगर किसान जैविक खेती की तरफ जाता है, उसे लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ बीमारी मुक्त भारत का निर्माण भी होगा। लोग गांव में स्वस्थ कैसे रहें, स्वच्छता अभियान भी लोग चलाते हैं, जल संचय की भी बात करते हैं और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो अन्न पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती है, इस प्रकार की भी समाज में उपलब्ध रहे। मैं देखा यहाँ एक स्टॉल जो सिंगापुर चावल यहाँ से सप्लाई करता है। मैं देखा उसके कवर पर सिंगापुर का जो भाषा है वो लिखा था। यानी ये इतने दूर दराज गांव में लोग बैठे हुए सिंगापुर सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह समाज को खड़ा होना चाहिए और पूरे दुनिया को दिशा देने का काम जो शुरू हुआ है, वास्तव में परशुरामपुर के किसानों को और माटी कला बोर्ड के सभी सदस्यों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वहीं मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस आत्मा योजना अंतर्गत किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा और मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने किया। किसान मेले में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना, समाज कल्याण, केनरा बैंक, कृषक उत्पादक संगठन, बासमती निर्यात जोन, कृषि निवेश विक्रेताओं और निर्माताओं द्वारा स्टॉल लगाए गए तथा अपने उत्पादों एवं योजनाओं का प्रदर्शन योजनाओं के समक्ष किया गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि किसानों द्वारा पूरे वर्ष खेती में जो अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है, उसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि किसान मेले में लगाए गए स्टॉल तथा दी गई योजनाओं की जानकारी से निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, और एक तरीके से किसानों का जो उनसे लगाव है और उन्होंने जो किसानों के लिए किया है, उसके अतिरिक्त वो सब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ में उनका योगदान रहा है, पर एक तरीके से किसानों का मसीहा उन्हें माना जाता है और किसान इसमें बहुत बढ़ चढ़ के एक तरीके से प्रतिभाग करते हैं। पूरे भारत में ही ये मनाई जाती है, विशेषकर यूपी में, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते थे तो यूपी में इस दिन राज्य सरकार की तरफ से भी भव्य किसान सम्मान मेला का एक तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसमें विभिन्न स्टॉल लगाई गई हैं। जिन किसानों ने इस वर्ष पूरे अलग अलग अलाइड एक्टिविटीज़ और खेती में जो प्रोडक्शन किया है और बहुत अच्छा किया, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। वहीं बाराबंकी जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर कल मैदान में किसान सम्मान दिवस, कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत द्वारा मेले का अवलोकन कर शुभारंभ किया गया।
किसान मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर कृषि सहित विविध क्षेत्र में किसानों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य पर उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीडीओ एकता सिंह, कृषि उपनिदेशक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और खुशी की बात है कि वो जमीन से जुड़े एक किसानों के सबसे बड़े नेता थे और जो है उनके जो है उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया और जिले पर आज उन्हीं की याद में मनाए गए प्रोग्राम में हम भी, क्योंकि एक किसान है, हमको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जो हमारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्यान हो, पशुपालन हो, मत्स्य हो, गन्ना हो, किन्हीं क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है और एक वर्ष की जो उनकी उपलब्धियां रहती हैं उसमें जो उन्होंने अच्छा काम किया है उन किसानों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं। इसमें प्रथम द्वितीय के रूप में हम किसानों को सम्मानित करते हैं जनपद में, और जनपद में हम लोगों ने जो प्रथम पुरस्कार पाता है उसको 7,000 रुपये और जो द्वितीय है उसको 5,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है। अगली खबर प्रयागराज से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज प्रयागराज में गुजरात के भावनगर से 800 तीर्थ यात्रियों का दल प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी संगम के तीर्थ यात्रियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई के द्वारा तीर्थ यात्रियों को फूलमाला, शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी तीर्थयात्री किला स्थित अक्षय वट का दर्शन और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव जी आदिनाथ का दर्शन व पूजन सभी तीर्थयात्रियों ने किया। इस अवसर पर आए हुए तीर्थयात्रियों ने बताया कि भारत सरकार की इस मुहिम से देश में उत्साह का माहौल है और एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग आपस में घुल मिल रहे हैं। हम लोग भावनगर से आए, गुजरात से, और हमारा पूरा प्रार्थना जैन युवक मंडल का पूरा टूर है। यहाँ से हमको दर्शन करने के लिए अंदर जाना है। आदिनाथ भगवान का यहाँ के चरण पादुका है और चरण पादुका देख के सब लोग, हम 850 लोग इधर से आए हैं भावनगर से, और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो माहौल है उतना बढ़िया है कि हमको दर्शन करने भी मज़ा आ रहा है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। यहाँ पे आए ये प्रयागराज, वैसे हमारे जैन धर्म में आदिश्वर भगवान प्रथम तीर्थंकर, उसकी केवल ज्ञान भूमि है, और आदिश्वर भगवान की माता मोरुदेवा माता, उसकी भी ये केवल ज्ञान और निर्वाण भूमि है। ये भूमि में आके हमको बहुत प्रसन्नता हुई और हमारी ये प्रसन्नता में यहाँ पे लोकल जो बीजेपी का पूरा हमको सहकार मिला है और हमारी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने एक संकल्प प्रस्तुत किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी के तहत अभी तमिलनाडु के बहुत सारे तीर्थयात्री प्रयाग आए। 2 संस्कृतियों का संगम इस पवित्र संगम पर हुआ और आज गुजरात के हमारे भाई बहन बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में यहाँ पधारे हैं, इस भाव के साथ कि हम एक हैं, मजबूत हैं, पूरी दुनिया का संरक्षण करने वाले हैं, पूरी दुनिया का संवर्धन करने वाले हैं। इसी निमित्त आज हम सब लोगों ने इनका स्वागत, अभिनंदन। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उठाया ऐतिहासिक कदम। दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। 1 रैंक 1 पेंशन योजना में किया संशोधन। 25 लाख से अधिक सैनिक पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कोरोना की आसत्र आपदा से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सतर्क। दिल्ली में प्रधानमंत्री और लखनऊ में मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठकें। और उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 जवानों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जताया गहरा दुख।